जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं और लास्ट में हम लोग राज्य दर्शन पश्चिम बंगाल को भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज़ होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि डेली फास्ट रिवीजन आपको सुबह को 6 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाता है, तो 6 बजे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, 9 दिसंबर को करंट अफेयर्स को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। लास्ट में हम लोग राज्य दर्शन पश्चिम बंगाल का भी करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। पहला नंबर प्रश्नों के साथ, हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुआ है राष्ट्रपति के लिए, और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है ये चुनाव जीत जाते हैं। इनका शपथ ग्रहण 20 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, तो इन्होंने अभी नासा का प्रमुख जो है उसे नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किसे किया गया है, तो जेरेड इसाक मैन को ये नियुक्त किए हैं नासा के प्रमुख के रूप में। ठीक है, अब नासा, तो नासा अमेरिका का स्पेस एजेंसी का नाम है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नासा का हेडक्वार्टर मुख्यालय है आपको यूएसए में। स्थापना 1958 में हुआ था और इसके अभी वर्तमान में हेड कौन थे, तो ये बिल लेंसन थे। कौन थे, बिल लेंसन। लेकिन अब बिल लेंसन के जगह पर जेरेड इसाक मैन को ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अब इन्हें जेरेड इसाक मैन जो है ये अभी वर्तमान में अब इसके प्रमुख होने वाले हैं। ठीक है, वहीं पर देखिए नियुक्त किसने किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। जो अभी वर्तमान में चुनाव हुआ है वहाँ पर ये जीत चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और ये रिपब्लिकन पार्टी इनका जो पार्टी है, शपथ इनका 20 जनवरी 2025 को होने वाला है। फ्लोरेंस डॉन मिशन के तहत स्पेस वॉक करने वाले ये कौन है, तो इसाक जो है जेरेड इसाक मैन ये जो है, क्योंकि स्पेस एक्स में अभी स्पेस एक्स के मालिक कौन है, तो एलन मस्क। इन्होंने अभी एक अंतरिक्ष में जाने के लिए एक जो है स्पेस वॉक को शुरू किया था और उसमें जाने वाले फ्लोरिस डॉन मिशन, ये स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था, तो पोलोरिस डॉन मिशन लॉन्च किया था। और इस पोलोरिस डॉन मिशन के तहत ही जो जेरेड इसाक मैन है इन्होंने अंतरिक्ष में वाल्क यानी टहल करके आए हैं और ये अरबपति अंतरिक्ष यात्री भी हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, वहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि भारत के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो नाम है इसको इसरो। क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुख्यालय बेंगलुरु में है। अभी वर्तमान में यानी कि कह सकते हैं कि इसरो का प्रथम हेड यानी अध्यक्ष कौन था, विक्रम साराभाई, लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ है। इसका लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है, तो ये अपना जो रॉकेट लॉन्च करता है वो सतीश धवन केंद्र से जो श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आइए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं लल्लन टॉप के साथ। कहता है कि हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके साथ क्रू 9 मिशन को लॉन्च करेगा, तो ये स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है और नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ये दोनों मिलकर के क्रू 9 मिशन को लॉन्च करेगा। और इस क्रू 9 मिशन के तहत जो अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स हैं इनको धरती पर लाया जाएगा। ठीक है, आखिरकार धरती पर तो लाया जाएगा क्रू मिशन के तहत जो स्पेस एक्स और नासा जो मिलकर के काम कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि इनको आखिरकार कौन सा मिशन के तहत भेजा गया था। ठीक है, तो भेजा गया था बोइंग कंपनी के माध्यम से। किस कंपनी के माध्यम से, बोइंग कंपनी के। लेकिन ये किस जहाज से भेजा गया था, तो स्टार लाइनर जहाज था, तो ये भी याद रखिएगा। भेजा गया बोइंग कंपनी के माध्यम से, स्टार लाइनर जहाज से, लेकिन आएंगे ये स्पेस एक्स के कंपनी के माध्यम से और नासा के माध्यम से। मिशन कौन सा होगा, क्रू 9 मिशन होगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, हाल ही में वर्ष 2024 के सत्र रामानुजम पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, अलेक्जेंडर डॉन को चुना गया है रामानुजम पुरस्कार 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, हाल ही में
भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो अभी नारकोटिक ड्रग्स जो है, नारकोटिक ड्रग्स, उसको अध्यक्षता के रूप में 68वें सत्र के रूप में इसे अध्यक्षता संभालने का मौका मिला है। अब ये कौन बैठक कर रहा है? तो यूएनओ। अब यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है। संस्थापक देश यानी कौन कौन सा देश मिलकर के इसको स्थापना किया था यूएनओ का, क्योंकि यह एक प्रकार का संगठन है, ठीक है। तो ये 51 देश मिलकर के इसकी स्थापना किया था, लेकिन उसमें उस समय 50 देश ही इसमें शामिल हो चुका था। 50 देश ही सहमति जताया था इसको स्थापना करने के लिए, यानी सिग्नेचर किया था, और एक देश नहीं किया था जिसका नाम है पोलैंड। क्या नाम है? पोलैंड। वर्तमान में शामिल देश है। तो वर्तमान में शामिल देशों की संख्या यूएनओ में, तो यूएनओ में 193 देश है, और लेटेस्ट 193वां देश कौन है? तो ये साउथ सूडान बना है। तो ये याद रखेगा कि 193 देश कुल यूएनए के अंदर है, और यूएनए का 193वां देश कौन है? साउथ सूडान है। वहीं पर इसका मुख्यालय देखिए तो न्यूयॉर्क के यूएसए में है, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आयोग कौन सा है? तो ये यूएनओ का एक आयोग है जिसका नाम है नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग, ठीक है। इसकी बैठक 68वीं होने वाली है, और इसकी अध्यक्षता संभालने का जो कमान है वो भारत अपना देशों के हाथ में आया है। और यह भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? अध्यक्षता कौन करेंगे भारत की तरफ से? तो ये शंभू कुमार करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका बैठक क्यों किया जाएगा, तो ताकि नशीली दवाओं को रोकना इसका कार्य होता है। स्थापना क्या होता है? 1946 में इसकी स्थापना होता है। शामिल देश कौन है अभी? तो ये 53 देश इसमें शामिल होने वाले हैं नारकोटिक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें नारकोटिक्स में 13 देश शामिल है। आइए वहीं पर हम लोग देख लेते हैं जीएनजीए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन चुकी है? विजया लक्ष्मी। यहीं इसका 79वां सत्र जो बैठक हुआ था, इसका अध्यक्षता फिलेमान यांग जो थे वो कैमरून के रहने वाले, इन्होंने किया था। वहीं पर देखते हैं कि यूएनओ को प्रथम महासचिव कौन था? तो ट्रिगवेली नॉर्वे के रहने वाले थे, और अभी वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि यूएनओ का महासचिव ट्रिगवेली प्रथम थे, जो नॉर्वे के रहने वाले थे, और अभी वर्तमान में पुर्तगाल के हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के, जो एंटोनियो गुतेरस है। वहीं देखिए आईसी, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये नवाब सलेम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, करते हैं लल्लन टॉप। हाल ही में क्लाउडिया सिनबाम ने किस देश की पहली महिला, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो ये मैक्सिको जो देश है वहाँ का ये प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त होने जा रही हैं, क्लाउडिया सिनबाम। वहीं अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे नववर्ष रोश हसनाह का संबंध किससे है? तो यहूदी समुदाय से। वहीं नवरेज कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और नवरोज जो है आपको पारसी समुदाय से संबंधित है। याद रखिएगा, कुछ मात्राओं का अंतर है। नवरेज जम्मू कश्मीर में, नवरोज तो ये पारसी समुदाय में, और वहीं पर देखिए कि नव वर्ष तो ये यहूदी समुदाय के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो शास्त्रीय दर्जा अभी वर्तमान में हमारे टोटल 11 हो चुके हैं। पहले टोटल कितने थे? तो पहले 6 थे। कौन थे? तो कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़ीसा और संस्कृत था। लेकिन अभी कौन है? प्राकृत, पाली, असमिया और बंगाली, और ये हो जाएगा मणिपुरी। तो ये 5 हो जाएगा। तो ये 5 इधर जो नयका है, और ओल्ड वाला कितना है? 6 गो। तो 6 5 कितना हो गया? 11। तभी हमारा शास्त्रीय भाषा कितना है? 11। लेकिन हमारे भारतीय के संविधान में कुल कितने भाषाओं का मान्यता प्राप्त है? 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाओं का लेख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल में यूएनजीए ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? तो 21 दिसंबर को यूएनजीए, अभी जो बताएं यूएनजीए इन्होंने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो विश्व ध्यान दिवस, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड मेडिटेशन डे, आयोजन 21 दिसंबर को होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजी की इन्होंने किया है आयोजन इसका, ठीक है। नेतृत्व कौन करेगा? तो इस बार भारत करने वाला है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासंघ सभा जो यूएनजी है, यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व पी हरिजेश इसके अध्यक्ष हैं अभी यूएनओ के। तो यूएनओ के भारत
के ही देश के रहने वाले पी हरीश जो हैं ये यूएनओ के अस्थायी प्रतिनिधित्व हैं और इसी का नेतृत्व करेंगे, याद रखिएगा। 21 दिसंबर को इस तारीख को शीतकालीन संक्रांति की शुरुआत होती है और 14 जनवरी को समाप्त होती है। इसी को याद में 21 दिसंबर को आपको हर साल विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा, यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे। ठीक है, वहीं पर इसे संबंधित देख लेते हैं प्रश्न कि 21 जून 2015 को पहली बार योग दिवस मनाया जा रहा है, ये याद रखेगा। पहली बार मनाया गया था 21 जून को 2015 में। सबसे बड़ी रात कब होता है और सबसे बड़ी दिन कब होता है? तो सबसे बड़ी दिन 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे बड़ी रात आपको 22 दिसंबर को होता है। वहीं पर विषुव क्या होता है? तो दिन और रात जो जिस दिन बराबर होता है उस दिन को हम लोग विषुव रात बोलते हैं। ठीक है, और एक वर्ष में ऐसा 2 ही बार होता है, एक बार होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। तो याद रखेगा कि विषुव का मतलब क्या होता है? तो जिस दिन आपको दिन और रात बराबर होते हैं उस दिन को विषुव बोला जाता है, और एक वर्ष में ऐसा 2 ही बार होता है, एक होता है 21 मार्च को और दूसरा होता है 23 सितंबर को। चलिए ललन टॉप देख लेते हैं इस प्रश्न का। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो यहाँ पर है आपका नेपाल, बीच में है भारत और यहाँ पर है आपको बांग्लादेश। तो यहाँ पर है आपको भारत, तो भारत से होकर नेपाल तक जाना पड़ेगा क्योंकि बीच में भारत आ जाता है। तो भारत के माध्यम से भारत का भूमि का यूज करेगा और बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली सप्लाई करेगा। क्वेश्चन पूछा है कि किस देश को बिजली निर्यात करने का समझौता हुआ है? बांग्लादेश को। कौन देगा? नेपाल देगा। हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ स्थित है? पहले नंबर देखते हैं कि अहिल्यानगर जिसे अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्यानगर किया गया है, और अहिल्यानगर या अहमदनगर पूछे महाराष्ट्र में है, लेकिन अहमदनगर का भी नाम बदल करके अहिल्यानगर किया गया। हाल ही में अंतरिक्ष वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी किया है ब्लू लोन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चर्चा में रहे तूफान दर्राग के कारण कहाँ रेड अलर्ट को घोषित किया गया है? तो तूफान दर्राग आया है, इसके कारण रेड अलर्ट को घोषित किया गया है, और यह ऐसा करने वाला ब्रिटेन बन चुका है क्योंकि यहाँ पर दर्राग तूफान आ चुका है। दर्राग तूफान ब्रिटेन या जिसके हम लोग यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, यहाँ तेज हवा और अधिक कांच शहरों में लाइट ऑफ हो चुका है और यहाँ पर रेड अलर्ट भी जारी करना पड़ा है। राजधानी क्या है लंदन का? तो राजधानी है ब्रिटेन का लंदन में, थेम्स नदी के किनारे है। यहाँ का भी प्रधानमंत्री कौन है? तो कीयर स्टारमर है। कौन है? कीयर स्टारमर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नामकरण कुछ आए तूफान को देख लेते हैं। जैसे फेंगल का नामकरण किसने किया था? सऊदी अरब ने। आशना का नामकरण पाकिस्तान ने, रैमल का नामकरण ओमान ने किया और दाना का नामकरण कतर ने किया था। चलिए ललन टॉप प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 8 अक्टूबर को, और यह चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 16 लाख से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डिहाइड्रेशन भी हो चुका था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। वहीं नौसेना दिवस एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, नेवी डे। ठीक है, और एयरफोर्स डे आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं थल सेना यानी आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, और इस बार 15 जनवरी को कहाँ मनाया जाएगा? पुणे महाराष्ट्र में 2025 में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका जिसका नाम है हान कांग का संबंध किससे? तो ये साउथ कोरिया के रहने वाली है। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार, शांति का यानी पीस का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। किन्हें? हान कांग को। और यह हान कांग जो लेखिका है ये साउथ कोरिया की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को जो है लूपेक्स द्वारा लॉन्च करेगा? तो लूपेक्स जो है लूनर पोलर सैटेलाइट लॉन्च। ठीक है, तो लूपेक्स जो है ये लूनर पोलर सैटेलाइट लॉन्च है, यानी कि ये इंडिया प्लस जापान, इंडिया की तरफ से इसमें इसरो भाग लेने वाला है और जापान की तरफ से जाक्सा इसमें भाग लेने वाला है। ठीक है, ये दोनों के देशों की कंपनी मिलकर के इसको लॉन्च करेगा लूनर को। वहीं पर देख लेते हैं 5वां नंबर प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा ने, याद रखिएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? JP नड्डा जी ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान कहाँ आरंभ किए हैं? तो ये सघन टीबी राष्ट्रव्यापी अभियान को हरियाणा से शुरू किया गया है। शुरू करने वाले JP नड्डा हो जाएंगे, जो स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे। स्थान पंचकूला हरियाणा से स्टार्ट किया गया है। इसके 100 दिनों तक के लिए इसका आयोजन चलने वाला है, और यहाँ निश्चय जो वाहन है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। रोगी का पता लगाकर इलाज करने के लिए इस वाहन निश्चय जो है इसका
लॉन्च किया गया है इसके उद्देश्य से। रोगी का पता किया जाएगा टीबी का और जो है उसको इलाज करवाया जाएगा। तो टीबी को ही यक्ष्मा बोलते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं इससे संबंधित कि निश्चय पोषण शक्ति योजना में टीबी रोगी के लिए 500 से लेकर के 1000 रुपये तक प्रति माह कर दिया गया। तो पहले 500 रुपया मिलता था रोगी को पोषण के लिए, टीबी वाले रोगी को, लेकिन अब इसके 1000 रुपया कर दिया गया है प्रति माह। याद रखिएगा, एक शून्य यहाँ पर छूट गया है। आगे टीबी हारेगा देश जीतेगा, लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारत 2025 तक लक्ष्य रखा है कि भारत टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये टीबी से मुक्त 2025 तक हो सकता है। माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु के कारण टीबी होता है और यह फेफड़ा को प्रभावित करता है और खोज रॉबर्ट कोच ने किया था इसका पहली, और इसका वैक्सीन का नाम है BCG। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है। चलिए ललन टॉप देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही अनलिस्टेड पुस्तक का संबंध किससे है? ये इंग्लैंड के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन से संबंधित है। हाल ही में नासा ने यूरोपा के जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। बताइए इसका संबंध क्या है? तो यूरोपा जो है यह एक बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा हो गया, कैलिस्टो हो गया, गैनीमीड हो गया, ये आपको बृहस्पति का उपग्रह है। इसी में से देखा जाए कि क्वेश्चन पूछा जाए कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो अभी हाल फिलहाल में एक आतंकवादी संगठन था कनाडा में, वहाँ पर कनाडा में उस आतंकवादी संगठन का मौत हो चुका है और उसका जिम्मा जो था वो भारत के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर चुनावी दौर था। तो लोगों को, जनता को, मन को बहलाने के लिए भारत पर यह जो है थोप दिया और ये लांछन लगा दिया कि भारत ने ही इसका मर्डर करवाया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आनासानी हो गया, बोला चोली, यानी कि कह सकते हैं कि एक दूसरे देश के ऊपर टिप्पणियां होना शुरू हो चुका था। और उसके बाद क्या हो गया कि जो राजनयिक होते हैं एक दूसरे देशों में, और राजनयिक ही एक दूसरे देश को बीच जो है संबंध बना करके रखते हैं। तो ऐसा करने पर जबरदस्ती भारत के साथ रिलेशन खराब करना चाह रहा था, क्योंकि चुनावी मुद्दा चल रहा था। तो प्रधानमंत्री सोचे कि हम अपना राजनयिक को बुला लेते हैं और यहाँ के राजनयिक को वापस कर देते हैं। तो ऐसा कनाडा के साथ अभी हाल फिलहाल में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहाँ स्थापित किया गया? ट्रैक का मतलब होता है रास्ता। तो ये IIT मद्रास में किया है, मद्रास ने किया है। टेस्टिंग IIT मद्रास ने किया है। हेल्प इंडियन रेलवे और टूर स्टार्टअप ने शुरू किया है। 1100 किलोमीटर प्रति घंटा की इस पर स्पीड होने वाला है, हाईएस्ट किसका? हाइपरलूप का। और अभी इसे टेस्टिंग किया जाएगा सिर्फ 410 मीटर की प्रति स्पीड से ही इसका टेस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, ललन टॉप देखते हैं। हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक साइबर वन नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुआ था? सिंगापुर में। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजन कहाँ किया गया था? शिमला हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में प्रोबो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये इंडोनेशिया के बने हैं। और इंडोनेशिया की राजधानी अभी नुसंतारा किया चुका है। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का है इंडोनेशिया में, और सबसे बड़ा द्वीपों वाला देश किसे कहता है? इंडोनेशिया को। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विद्रोही बलों के कारण राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है? तो अभी एक और देशों में ऐसा देखने को मिला है कि विद्रोही बलों के कारण एक और देश के राष्ट्रपति यहाँ से देश छोड़ करके भाग गए हैं, और वह देश हो चुका है सीरिया। सीरिया, यहाँ विद्रोही संगठन जिसका नाम है हयात तहरीर अल शाम, इन्होंने इस पर अपना कब्जा कर लिया है सीरिया पर, और यहाँ के जो राष्ट्रपति उनको भागना पड़ा। राजधानी का है तो दमिश्क पर इन्होंने कब्जा कर लिया, जो विद्रोही संगठन है हयात तहरीर अल शाम ने। और इस बार जो है यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो बशर अल असद। बशर और असद जो है देश छोड़ करके भाग गए हैं, और सपोर्ट रूस ने इसका कर रहा था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ललन टॉप, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया था? तो ये ओमान के साथ होता है। नसीम अल बहर ओमान के साथ होता है। इसके साथ ईस्टर्न ब्रिज भी होता है और अल नगाह भी होता है, तो ये भी याद रखिएगा, ओमान के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता कौन रह चुकी है? ये न्यूजीलैंड रह चुका है। उप विजेता कौन रह चुका है? तो साउथ अफ्रीका, और इसका आयोजन UAE में किया गया था। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? तो कजान के रूस में। तो रूस का शहर है कजान, वहाँ पर 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को आयोजन किया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपको 7 दिसंबर को।
और ये सिविल एविएशन डे भी कहते हैं इसको। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन, जिसे इंग्लिश में सिविल एविएशन डे कहते हैं, 7 दिसंबर को मनाया गया है। और क्यों मनाया गया है? क्योंकि 7 दिसंबर 1944 को शिकागो यूएसए में एक कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए इसे 7 दिसंबर को हर साल इसके यादगार में मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को ही आर्म फोर्स फ्लैग दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखेगा। इस बार का कौन सी क्रम है? तो 80वीं वर्षगांठ मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का 2024 में, तो क्रम भी याद रखेगा। भारत की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती एयरलाइन कौन सा है? तो ये इंडिगो है, ये भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि उड़ान, ये उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म होता है उड़ान का। भारत के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ये है राम मोहन नायडू जी। ललन टॉप देखते हैं, हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए केरल सरकार जो है एक ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है सिटीजन सेंटिनल ऐप, सिटीजन सेंटिनल ऐप। और इस ऐप के माध्यम से अगर आपको मानकर चले कि कहीं ट्रैफिक पर आपको कोई व्यक्ति ट्रैफिक उल्लंघन करते हुए दिख जाए, तो उसका फोटो खींच करके ये सिटीजन सेंटिनल ऐप पर डाल देते हैं, तो उसका जो चालान होगा वो उसका खुद अपने आप ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगा, यानी कि घर तक उसका चालान पहुंच जाएगा। हम तो कहते हैं कि बिहार में भी ऐसा लागू होना चाहिए। आप लोग का क्या विचार है, आप लोग भी बताइए। क्योंकि हम लोग को यहाँ देखिए गाड़ी सबसे कम चलता है, लेकिन यहाँ पर दुर्घटना क्यों होता है बिहार में? क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे कहता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16, यह कहाँ प्रारंभ किया गया था? कोलंबिया में। वहीं पर देखे तो UNCCD, इसका शुरुआत क्यों किया गया था? मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, और यह सऊदी अरब रियाद में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशियाई विकास बैंक, जिसे बोलते हैं ADB का 69वां सदस्य देश कौन बन चुका है? तो इजराइल इसमें शामिल हो चुका है ADB बैंक में। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो मनोहर लाल हैं, उन्होंने ऊर्जा वीर योजना को शुरू किया है। बताइए कहाँ से शुरू किए? विजयवाड़ा से ऊर्जा वीर योजना इन्होंने शुरू किया है। स्टार्ट मनोहर लाल खट्टर किए हैं, जो शहरी और मामलात के मंत्री हैं। प्रारंभ कहाँ किया गया? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश की शुरुआत किया गया है। 1 लाख ऊर्जावारों को यहाँ पर नौकरी मिलेगा। और कौन कौन लोगों को मिलेगा? जो युवा और महिला हैं, जिनको जानकारी ऊर्जा दक्षता में होना चाहिए और नवीकरणीय ऊर्जा में होना चाहिए, ताकि यहाँ पर इस जो ऊर्जावार विजय है, इस ऊर्जावार वीर है, इसके तहत नए नए वस्तुओं का जैसे डेवलप किया जाएगा, तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वित्त वर्ष 2023 से 24 में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना बढ़ा है? ये शुरुआत किया गया था हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा में लिंग अनुपात सबसे काफ़ी कम था 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में। तो 930 हो चुका है 2023 और 24 में। तो इससे पहले कितना था, ताकि यहाँ से शुरू किया गया। और इसमें क्या पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला या नेगेटिव, तो तभी पता चलेगा कि जब इसको शुरुआत किया गया कब और कहाँ से शुरुआत किया गया, उस समय का लिंग अनुपात क्या था। और 2023-24 तक आते आते इसका लिंग अनुपात 930 है। तो पता चलेगा कि दोनों को डाटा पता चलेगा कि शुरू में कितना था, अब 930 है। तो ये यानी कि आगे वृद्धि हुआ है या घटा है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू 22 जनवरी 2015 को होता है, क्योंकि मोदी जी चुनाव जीते हैं 2015 में पहली बार, और यह पानीपत हरियाणा से इसके स्टार्ट किया जाता है। 2011 में जनगणना के अनुसार देखा जाए तो सेक्स रेशियो जो था यहाँ का लिंग अनुपात, वो 1000 पुरुषों पर 943 था। कितना था? 943 था। वहीं पर देखिए तो सर्वाधिक जो था वो केरल था, और कम इसमें हरियाणा था। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका था? केरल का, लेकिन सबसे कम हरियाणा का ही रहता है। वहीं पर देखिए चाइल्ड सेक्स रेशियो में, यानी कि बाल लिंगानुपात में, तो 0 से 6 ईयर्स में, तो 0 से 6 ईयर्स में कितना है आप लोग को कमेंट्स में बताना है। लेकिन वहीं पर देखिए सर्वाधिक चाइल्ड में देखिए बाल लिंग अनुपात में तो सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश का था, लेकिन इसमें भी बच्चा वाला में भी हरियाणा कम था। फिर वहीं पर देखे तो 2014 से 2015 तक इसकी शुरुआत किया गया था, जिसमें हरियाणा में 918 था। 1000 पुरुषों पर 918 ही महिलाएं थी। लेकिन जब इसे 2014 से 15 में शुरू किया गया, तब अभी आ गया है समय 2023 से लेकर के 24। अब ये 23 से 24 का डाटा देखा जाए तो 930 हो चुका है। यानी कह सकते हैं कि इनमें थोड़ा सा वृद्धि हुआ है और डाटा इसमें अच्छा हो चुका है। 18 से इसमें 30 आ चुका है। यानी कह सकते हैं कि 18 में, तो 18 यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना का मुनाफा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो ये 12 जो है कह सकते हैं कि 12 लिंग अनुपात इसमें वृद्धि देखने को मिला है। ललन टॉप यहीं पर देख लेते हैं कि विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये 79वें स्थान पर है, 79वें स्थान पर है विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपीय संसद के साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं को सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत यानी जिनका निधन हो चुका है जो प्रसिद्ध लोक नर्तक थे जो पद्मश्री विजेता कनक राजू का संबंध किससे था? तो ये गुस्साड़ी बजाते थे। क्या बजाते थे? गुस्साड़ी फोल्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो 176वें स्थान पर है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में। आइए हम लोग राज्य दर्शन मध्य पश्चिम बंगाल को देखते हैं। सीमा किसके किसके साथ लगता है? ये मान के चलिए यहाँ पर है आपको पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पर तो आपको बिहार हो जाएगा, ठीक है, बिहार हो जाएगा, एक बगल में आपको झारखंड हो जाएगा, यहाँ पर आपको सिक्किम हो जाएगा, यहाँ पर आपको असम मिल जाएगा, यहाँ पर आपको उड़ीसा मिल जाएगा और यहीं पर आपको बिहार के बगल में यहाँ पर आपको झारखंड मिल जाएगा, ठीक है। तो बिहार, सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड, ये इससे इसका सीमा लगता है। वहीं पर देखिए कि पश्चिम बंगाल से अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल का मतलब होता है कि विदेश से भी बाउंड्री लगता है क्या? तो बिल्कुल लगता है। नेपाल के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है और बांग्लादेश के साथ लगता है। पश्चिम बंगाल का राज्य व्यवस्था को हम लोग फटाफट भी देख लेते हैं। चलिए, तो इसका पश्चिम बंगाल का राज्य व्यवस्था में देखिए कि पहले हम देखेंगे इसकी राजधानी, तो ये कोलकाता है, क्योंकि भारत का भी राजधानी कोलकाता हुआ करता था पहले, दिल्ली से पहले। तो भारत की एक राजधानी 1911 में इसे घोषणा किया जाता है कि दिल्ली इसकी राजधानी किया जाएगा और 1912 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाता है भारत की राजधानी। राज्यपाल कौन है? तो CV रमन है, ठीक है, राज्यपाल CV रमन। मुख्यमंत्री कौन? ममता बनर्जी। लोकसभा सीट यहाँ पर 42 है, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट 294 है। जिला यहाँ पर कितने हैं? तो जिला अभी 23 जिले हैं और प्रमंडल यहाँ पर 7 है, ठीक है। निर्माण इसका कब किया गया था? कमेंट्स में आप लोग को छाप देना है, ये आप लोग के लिए है, अच्छा हुआ है। जनसंख्या क्या है? तो जनसंख्या के स्थान में भारत के 28 राज्यों में से ये चौथे स्थान पर आता है। इसके लिए एक ट्रिक भी है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, तो ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, म से हो जाएगा महाराष्ट्र। तो एक में उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में, दूसरा में महाराष्ट्र और तीसरा में बिहारी बाबू, यानी हम लोग हो गए बिहार के। तीसरा स्थान पर जनसंख्या और प्यार से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान नंबर 1 में है। आगे देखते हैं कि पश्चिम बंगाल के प्रथम CM कौन थे? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री तो श्री प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। सेकेंड CM कौन रह चुके हैं? तो विधान चंद्र राय, जिनके यादगार में डॉक्टर दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान लाने वाले कौन थे और उद्योगों पर बल देने वाले कौन थे? तो PC महालनोबिस थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये सेकेंड CM थे। चलिए अगला देख लेते हैं कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना PC महालनोबिस ने ही किया था। जन्म दिवस के रूप में 29 जून को हर साल इनके मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, सांख्यिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? PC महालनोबिस के जन्म दिवस के रूप में। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। और टैगोर की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी ने। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। राजा राम मोहन राय, सती प्रथा का अंत 1829 में इन्होंने किया। सती प्रथा में क्या था? सभी लोग जानते होंगे कि अगर किसी का पति मर जाता था तो उसके साथ पति के साथ उस पत्नी को जिंदा जलाया जाता था। पत्रिका इनके देख लेते हैं राजा राम मोहन राय को, संवाद कौमुदी और मिराइतुल अखबार, ये इनके प्रमुख पत्रिका थे। ब्रह्म समाज की स्थापना और आत्मीय समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय थे ही। और अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो राजा जो उपाधि मिला है वो अकबर द्वितीय की ही द्वारा दिया गया। इनका निधन जो हुआ था ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेगा। तो चलिए ये था आज का राज्य दर्शन के साथ साथ 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स को हम लोग फास्ट रिवीजन कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।